हाय वेलकम टू कोड फॉर इंटरव्यू बैक नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट सीरीज। और यहाँ पर हम बनाने वाले एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट.जेएस, जहाँ पर फ्रंट एंड और बैक एंड आपका नेक्स्ट.जेएस की हेल्प से होगा। और हम यहाँ पे डेटाबेस यूज करने वाले हैं मोंगोडीबी। एक बहुत एक बेसिक सा प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पर जो मेरा पूरा फोकस है वो आपके बैक एंड के लॉजिक पर है कि आप अपना बैक एंड का लॉजिक कैसे हैंडल कर सकते हो नेक्स्ट.जेएस की हेल्प से, और आप वो सारा डेटा मोंगोडीबी में कैसे स्टोर कर सकते हो। तो जो आपका प्रोजेक्ट होगा, यहाँ पर हम हैंडल करने वाले हैं आपके लॉगिन पेज को और आपके रजिस्टर पेज को। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन का। जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन की हेल्प से हम यहाँ पे एक टोकन को जनरेट करेंगे, और जब भी आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो एक बियरर टोकन वहाँ पे जनरेट होगा जो आपकी प्रोफाइल को वैलिडेट करेगा। तो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। फ्रंट एंड में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है नेक्स्ट.जेएस का, और नेक्स्ट.जेएस के साथ जो सीएसएस की लाइब्रेरी है टेलविन सीएसएस, हमने यहाँ पे उसका यूज़ किया है। तो हम ये भी देखेंगे। प्रोजेक्ट अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो अगर तो ये हमारे पास यहाँ पे लॉगिन पेज है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हो। मैं सपोज यहाँ पे रजिस्टर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे रजिस्टर पेज खुल गया मेरा। अगर यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सपोज नेम में यहाँ पे डाल रहा हूँ आपका कोड फॉर इंटरव्यू, और यूजर नेम सपोज कोड फॉर इंटरव्यू, पासवर्ड इज 1 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ पे ये सब कुछ डाल के मैंने जस्ट यहाँ पे क्या किया, सबमिट किया। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे, आपकी जो यूजर इन्फॉर्मेशन है वो आपके डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगी, और आपका जो यूजर है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर आप उस यूजर की हेल्प से यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू लिखा, जो कि मेरा यहाँ पे यूजर नेम था। पासवर्ड जो था मेरा वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 था, और मैंने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक किया, तो ये मेरे को यहाँ पे आपके होम पेज पर लेके जाएगा। आप यहाँ पे देखो, ये आपका यहाँ पे होम पेज है, बहुत सिंपल है, जहाँ पर बस एक लॉग आउट का बटन है, जिस पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आपका लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड पे फोकस नहीं किया। जो फोकस है वो यहाँ पे बिजनेस लॉजिक पर है कि आप अपनी जो एपीआईज हैं उनको कैसे क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट.जेएस, और उनको आप डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आपका फ्रंट एंड का लॉजिक भी आएगा साथ में। तो सारा फोकस यहाँ पे इस चीज पर है। एक और चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो डेटा आपका जाके स्टोर हो रहा है वो आपका स्टोर हो रहा है cloud.mongodb.com पर। मैंने यहाँ पे cloud.mongodb.com पे एक क्लस्टर यहाँ बनाया हुआ है जो कि है यूजर ऑथेंटिकेशन के नाम से। अगर आप यहाँ पे कलेक्शंस खोलते हो तो मेरे पास यहाँ पे कलेक्शन है जो कि यूजर्स के नाम से है, एंड यहाँ पर आपका सारा डेटा आके सेव हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखो, जो यूजर हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, इसको एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ये वाला यूजर वो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, कोड फॉर इंटरव्यू, एंड पासवर्ड आप यहाँ पे देखो तो एनक्रिप्टेड है। पासवर्ड मैंने वहां पे डाला था 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे पासवर्ड आपका एनक्रिप्टेड है। ये बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत जरूरी है कि आपके डेटाबेस में जो पासवर्ड्स होने चाहिए वो एनक्रिप्टेड होने चाहिए। इनकेस अगर आपकी कंपनी का या कुछ भी होता है, ठीक है, किसी भी इवेंचुअलिटी में अगर आपका डेटाबेस हैक हो जाता है तो वहां पे आपके पासवर्ड एनक्रिप्टेड होने चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने ये वाला फीचर भी हम देखेंगे कि ये कैसे होगा। तो ये वाला प्रोजेक्ट हम बनाएंगे विद हेल्प ऑफ नेक्स्ट.जेएस। फ्रंट एंड में हमने यहाँ पे यूज किया नेक्स्ट.जेएस का, बैक एंड भी नेक्स्ट.जेएस की हेल्प से ही है। डेटाबेस यहाँ पे मोंगोडीबी, बीच में यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज किया है जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन का। मिडिलवेयर जो आपका यहाँ पे है वो जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन है। फ्रंट एंड को बनाने के लिए हमने यहाँ पे सीएसएस की एक लाइब्रेरी का यूज किया है जो कि है टेलविन सीएसएस। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको किसी भी अपने फेवरेट फोल्डर में जाना है। मैं यहाँ पर आया यूट्यूब के अंदर, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, एंड आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे सीएमडी खोलना है। जब आप वहाँ पे ऊपर क्लिक करके उसको सीएमडी यहाँ पे खोलोगे तो ये आपका इसी फोल्डर के अंदर सीएमडी खोल देगा। इस प्रोजेक्ट के प्री रिक्विजिट क्या है? सबसे पहले तो आपके पास नोड.जेएस इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, आपके सिस्टम में नोड.जेएस होनी चाहिए। आपको रिएक्ट के बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस आपके रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। तो नेक्स्ट.जेएस तो जो रिएक्ट है उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए थोड़े बहुत। बाकी मोंगोडीबी का तो ऐसा खास कुछ है नहीं, वो तो देख लेंगे हम कैसे कैसे होगा। बस इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है npx create next है, और यहाँ पे इसका लेटेस्ट वर्जन मेरे को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे @latest यहाँ पे लगाया, और आपको यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है। मैं सपोज यहाँ पे दे रहा हूँ आपका यूजर ऐप। तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। ये आपसे यहाँ पे कुछ पूछेगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो जैसे आपको जावास्क्रिप्ट में तो प्रोजेक्ट बनाना है या फिर टाइपस्क्रिप्ट में बनाना है, या आपको क्या क्या यहाँ पे यूज करना है, तो वो सब आपसे पूछेगा। जैसे इसने यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि टाइपस्क्रिप्ट आपको यहाँ पे चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का यूज नहीं कर रहे। इससे पहले के मेरे जो नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे मैंने टाइपस्क्रिप्ट का यूज किया, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। अब वुड यू लाइक टू यूज ESLint? ESLint एक स्टैंडर्ड है कोड को लिखने का। इसमें सबसे फेमस जो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज होता है वो एयरबीएनबी का स्टैंडर्ड है, बट यहाँ पर हम वो नहीं देख रहे, तो यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ। टेलविंड का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आपको यहाँ पे सोर्स डायरेक्टरी चाहिए या फिर ऐप डायरेक्टरी चाहिए? मतलब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको सोर्स फोल्डर चाहिए या फिर ऐप फोल्डर चाहिए। अगर आप यहाँ पे सोर्स फोल्डर को यस करते हो तो सोर्स फोल्डर के अंदर ऐप फोल्डर आता है। अगर आप यहाँ पे सोर्स फोल्डर को नो करते हो तो आपका पेरेंट में ही ऐप फोल्डर आता है, वहां पे सोर्स फोल्डर नहीं आता।
तो जैसे रिएक्ट में होता है, रिएक्ट में भी आप अगर देखोगे आपका सारा कोड जो होता है वो सोर्स फ़ोल्डर के अंदर ही होता है, तो उसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे फ़ॉलो करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे किया येस। वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर? ऐप राउटर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैंने यहाँ पे येस किया। इसको कस्टमाइज़ मेरे को नहीं करना, जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो मेरे को वही चाहिए, तो यहाँ पे मैंने नो लिखा और ये आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना इसने स्टार्ट कर दिया। प्रोजेक्ट बन के बिल्कुल तैयार है, यहाँ पर आपके पास एक फ़ोल्डर आया होगा यूज़र हाइफ़न ऐप के नाम से, आपको यहाँ पे इसको खोल लेना है, ठीक है? फिर से आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सीएमडी खोलना है, सेम फ़ोल्डर के अंदर आपका सीएमडी खोल देगा एंड यहाँ पर आपको लिखना है कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट क्या करेगा, ये आपका इसी फ़ोल्डर के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा। आई होप आपके पास वीएस कोड होगा, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है? बहुत सिंपल है इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना। यहाँ पर आपको अब क्या काम करना है, ये आपका यहाँ पे नॉर्मल सा है कि यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है। हमने वहाँ पे सोर्स फ़ोल्डर को येस किया था, तो मेरे पास यहाँ पे सोर्स फ़ोल्डर आया है। एक छोटा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं यहाँ पे कि ये जो आपका पूरा फ़ाइल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या-क्या कर रहा है। तो सबसे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फ़ाइल है, वो यहाँ पे पैकेट.जेसन है। आपके पास यहाँ पे पैकेट.जेसन में आपके पास यहाँ पे स्क्रिप्ट्स हैं और डिपेंडेंसीज़ हैं। बिल्कुल सेम जैसा हमारे पास रिएक्ट एप्लीकेशन में होता है। डिपेंडेंसीज़ में हमारे पास यहाँ पे सभी डिपेंडेंसीज़ हैं, जो हमें चाहिए हैं आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। स्क्रिप्ट में हमारे पास यहाँ पे वो सभी स्क्रिप्ट्स हैं कि आप इनके साथ क्या-क्या कर सकते हो। रिएक्ट और नेक्स्ट में बस यहाँ पे एक डिफरेंस है स्क्रिप्ट में कि वहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट का यूज़ आप लोकल में भी कर सकते थे, ठीक है? बट यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस में स्टार्ट स्क्रिप्ट का यूज़ सिर्फ प्रोडक्शन के लिए होता है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अगर आपको अपनी एप्लीकेशन को चलाना है तो पहले आपको वहाँ पे बिल्ड बनाना पड़ेगा उसका और बिल्ड बनाने के बाद आप यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन को लोकल में रन करना है तो वहाँ पे आपको चाहिए डेव स्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पे रन करेंगे डेव स्क्रिप्ट को। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे कुछ पैकेजेज़ हैं। नेक्स्ट.जेएस है हमारे पास, यहाँ पे नेक्स्ट का 13.4 है और हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट और रिएक्ट डॉम है। टेलविन सीएसएस है अपने पास यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे टेलविन सीएसएस का यूज़ करने वाले हैं। और टेलविन सीएसएस की कॉन्फ़िगरेशंस भी है। आप यहाँ पे देखो tailwind.config.js, ठीक है? tailwind.configurations है हमारे पास यहाँ पे इसकी। तो ये यहाँ पे टेलविंड सीएसएस की कुछ हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अगर आप टेलविंड सीएसएस को अलग से नेक्स्ट.जेएस के अंदर इंक्लूड कर रहे हो तो बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, ठीक है? उनमें एक स्टेप ये भी है जहाँ पर आपको ये वाली फाइल खुद से बनानी पड़ती है। वो सब आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अगर आप यहाँ पे tailwindcss.com पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे टेलविंड सीएसएस का पूरा वो है, ठीक है? वेबसाइट है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आप अगर जाओगे तो इसकी इंस्टॉलेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको कैसे-कैसे आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क गाइड्स में कि किसी फ्रेमवर्क स्पेसिफिक अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो नेक्स्ट.जेएस का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये वाले पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये डेव डिपेंडेंसी में आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना पड़ता है एंड आपको यहाँ पे ये वाली फाइल बनानी पड़ती है tailwind.config.js, ठीक है? जो मैं आपको यहाँ पे फाइल दिखा रहा था tailwind.config.js, ये फाइल आपको यहाँ पे बनानी पड़ती है। उसके बाद ग्लोबल.css आप यहाँ पे रिएक्ट के टर्म्स में समझ सकते हो index.css, ठीक है? तो जो हमारे पास वहाँ पे index.css है वो यहाँ पे आपकी globals.css है। तो यहाँ पे आपको टेलविंड की ये मेंशन करना पड़ता है। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ये आपको रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये टेलविंड के लिए ज़रूरी है। उसके बाद npm run dev जैसे कि मैं आपको बता रहा था, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ये दिख जाएगा। तो इसको चला लेते हैं। यहाँ पे सपोज़ मैंने इसका टर्मिनल खोला। चलाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो डेव स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे आपको रन करना पड़ेगा। डेव स्क्रिप्ट चलाने के लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm run dev। और अगर आप यहाँ पे बाकी फाइल्स देखोगे readme.md, यहाँ पे गिटहब पे अगर आपको कुछ रीड करना है तो ये उसके लिए है। postcss.config.js है यहाँ पे। अगर आपको कोई पोस्ट सीएसएस कॉन्फ़िगरेशंस मेंशन करनी है तो यहाँ पे आप उसके प्लगइन्स डालते हो, ठीक है? यहाँ पे आप उसके प्लगइन्स डाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो टेलविंड सीएसएस का यहाँ पे प्लगइन डला हुआ है और ऑटो प्रीफिक्सर का यहाँ पे प्लगइन डला हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास next.config.js है, यहाँ पे हमारे पास next.js की कॉन्फ़िगरेशंस है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्म करना है next.js के कंपाइलर को तो वो आप यहाँ पे डालते हो। एक चीज़ हम यहाँ पे डालते हैं जो डोमेन्स होती हैं। जो इमेजेस की डोमेन्स हैं वो हम यहाँ पे डालते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे अगर तो इमेजेस की जो डोमेन्स हैं एज़ एन एरे, उसको हम यहाँ पे डालेंगे। वो जब डालेंगे तब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा क्यों डालते हैं, क्या रीज़न है यहाँ पे। तो अभी के लिए इसको रखते हैं साइड। फिर हमारे पास यहाँ पे jsconfig.json है। ये आपका यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। आपका जो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है, जो भी यहाँ पे कंपाइलर होगा, वैसे तो शायद बेबल चलता है, बट यहाँ पे जो भी कंपाइलर है आपका जावास्क्रिप्ट का, ये फाइल यहाँ पे उसके लिए है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पाथ में हमने करके यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है। 2 तरीके से इम्पोर्ट होता है। अगर आप रिएक्ट से आए हो, तो रिएक्ट में आपने इस तरह से इम्पोर्ट किया हुआ होगा। कोई भी चीज़ अगर आप इम्पोर्ट करते हो तो एक तरीका तो ये है, अगर आप एक फ़ोल्डर बाहर जा रहे हो, एक तरीका ये है, ठीक है? आप यहाँ पे अगर सेम फ़ोल्डर में नेविगेट कर रहे हो तो ये तरीका है। बट यहाँ पे एक अलग चलता है, यहाँ पे चलता है। ये जो यहाँ पे @ है, ये यहाँ पे @
चलता है आप किसी भी फाइल के अंदर हो। हम यहाँ पे सोर्स के अंदर हैं, ऐप के अंदर है, ऐप के अंदर चाहे कितने भी यहाँ पे लेयर्स ऑफ फोल्डर्स हैं, जैसे ही आप यहाँ पे @ लिखोगे, सीधा आपको यहाँ पे सोर्स पे ले जाएगा। तो आप कितनी भी फाइल्स के अंदर हो, आप यहाँ पे सीधा सोर्स के अंदर आ गए। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ भी उठाना है, सपोज मेरे को यहाँ पे लेआउट पिक करना है, तो आप यहाँ पे @layout.js लिखोगे। फर्क नहीं पड़ता कितनी लेयर्स नीचे हो, आपको यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश करके ऊपर आने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे सीधा लिखो और यहाँ पे सीधा ये डाल दो। ये मैं आपको दिखाऊंगा जब इस पे वर्क करेंगे, तो ये देखेंगे यहाँ पे। तो अभी के लिए इसको रखते हैं साइड। तो ये मैंने आपको ऐसे ही एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे गिट इग्नोर है, अगर आपको कोई फाइल पुश नहीं करनी, जैसे हम नोड मॉड्यूल्स को पुश नहीं करते कहीं पे भी, गिटहब पे, गिटलैब पे, बिग बकेट पे, तो आपको वो सब यहाँ पे डालते हो गिट इग्नोर के अंदर। इसके बाद सोर्स यहाँ पे आपका मेन फोल्डर है, ठीक है। हमने वहाँ पे सोर्स को अलाउ किया था उस टाइम में, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अगर आप सोर्स को अलाउ करते तो आपको सोर्स भी मिलेगा और आपको ऐप फोल्डर मिलेगा। हमारे पास यहाँ पे पेरेंट में सोर्स फोल्डर है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऐप फोल्डर है। इसको सबसे पहले रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ npm run dev, dev स्क्रिप्ट में यहाँ पे रन कर रहा हूँ इसको लोकल में चलाने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स को एक्सपैंड करना है। सोर्स को एक्सपैंड करके अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरे पास यहाँ पे फेविकोन आइकन है, globals.css है, इसको आप मान सकते हो index.css। फिर मेरे पास यहाँ पे लेआउट के नाम से एक पेज है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे पेज के नाम से एक पेज है। लेआउट यहाँ पे आप मान सकते हो कि ये आपकी index.js है, रिएक्ट में index.js होती है, वो यहाँ पे ये है। और जो page.js है वो आपके यहाँ पे app.js है। जो रिएक्ट में app.js होती है वो यहाँ पे page.js है। तो यहाँ पे आप देखो तो कंपाइल यहाँ पे हो चुका है, वापस जाके मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा तो शायद ही मेरे को रिजल्ट ला के देगा। तो आप देखो अभी यहाँ पे कंपाइल कर रहा है। एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर दोनों को कंपाइल कर रहा है। रिएक्ट है ना, बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन रिएक्ट में जो एक कमी थी उसको यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस ने दूर किया है। रिएक्ट में क्या कमी थी, रिएक्ट जो था वो क्लाइंट ओरिएंटेड थी। आप रिएक्ट में सिर्फ क्लाइंट साइड का कोड लिख सकते थे, आप सर्वर साइड का कोड लिख ही नहीं सकते थे। तो नेक्स्ट.जेएस ने उस चीज को यहाँ पे दूर किया है, तो ये क्लाइंट और सर्वर दोनों को कंपाइल करता है। वापस आके अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, लोकल होस्ट 3000 पेज ने इसको यहाँ पे रन किया, डिफॉल्ट पोर्ट यहाँ पे 3000 है। एंड यहाँ पे मेरे पास ये बाय डिफॉल्ट कुछ कोड यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आपका page.js से लिखा आता है। इसको सबको हटा के मैं अगर यहाँ पे सिंपल एक डिव डाल रहा हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल हेलो लिख रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे सेव किया, वापस कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हुआ। तो आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे सिंपल हेलो दिखेगा। आपको यहाँ पे सिंपल हेलो दिखा है। जो जो भी आपने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे होम कंपोनेंट है। इस होम कंपोनेंट के अंदर जो भी आपने यहाँ पे कोड लिखा है, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है और ये आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है आपके layout.js के अंदर। layout.js के अंदर आपने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया और यहाँ पे एज अ चिल्ड्रन ये यहाँ पे रेंडर हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, ये एज अ चिल्ड्रन यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे रेंडर हो रहा है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे इसको मैं सपोज इंस्पेक्ट करके आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो एलिमेंट्स के अंदर आप अगर यहाँ पे जाओगे तो बॉडी के अंदर आप अगर देखो यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे डिव है जिसमें यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। तो ये जो आपका सारा कोड है ये आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका ये HTML टैग है, ये आपका HTML टैग है। फिर आपका यहाँ पे हेड सेक्शन है जो कि यहाँ पे इंटरनली यूज हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्रिएट नेक्स्ट ऐप का। तो क्रिएट नेक्स्ट ऐप क्या करता है, काफी सारी चीजों को यूजर से हाइड कर देता है। तो काफी चीजें आपसे यहाँ पे हाइड हो जाती हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे जो हेड सेक्शन है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा, आपको यहाँ पे सीधा यहाँ पे बॉडी दिख रही है। और बॉडी के अंदर ये जो यहाँ पे स्क्रिप्ट्स हैं ये भी नहीं दिख रही। तो आपको यहाँ पे सीधा यहाँ पे डिव दिख रहा है जिसमें यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, और ये जो डिव है आपका, ये यहाँ पे चिल्ड्रन से रेंडर हो रहा है। चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन यहाँ पे आपका पेज है। तो ये जो आपका यहाँ पे डिव है ये यहाँ से रेंडर हो रहा है, ठीक है। डिव है हेलो आपका यहाँ पे देखो डायरेक्टली यहाँ पे बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। तो जो आपका यहाँ पे पेज है वो एक्सपोर्ट हो रहा है और वो आपके layout.js के अंदर इंपोर्ट हो रहा है और यहाँ पे आप उसको रेंडर कर रहे हो। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि हमारे पास यहाँ पे पब्लिक फोल्डर तो है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई index.html फाइल नहीं है। तो ये जो आपके पास यहाँ पे HTML दिया हुआ है, आपको बॉडी दिया हुआ है, वो सब कुछ आपका यहीं पर ही है। और मेटा डेटा के लिए आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्योंकि रिएक्ट में हम क्या क्या करते थे, रिएक्ट का अगर आप वो देखोगे index.html खोल के, तो वहाँ पे हमारे पास एक तो टाइटल टैग होता था जिसको हम चेंज करते थे, दूसरा हमारे पास वहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन होता था। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सपोज इसको मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ यूजर ऐप, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो टाइटल मैंने यहाँ पे चेंज किया, तो जो यहाँ पे क्रिएट नेक्स्ट ऐप लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा आएगा आपका यूजर ऐप, कुछ इस तरह। अब है ना, यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर एक फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करना होता है। नेमिंग कन्वेंशन है, फोल्डर स्ट्रक्चर है, आपको वही फॉलो करना है।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फाइल बेस्ड राउटिंग है, यहाँ पे आपको अलग से रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल नहीं कराना है, यहाँ पे फाइल बेस्ड राउटिंग है। फाइल बेस्ड राउटिंग मतलब कि अगर आपने यहाँ पे कोई फाइल बना दी सपोज लेआउट के नाम से, तो लेआउट आपका यहाँ पे एंड पॉइंट बन जाएगा, तो उस केस में आप यहाँ पे स्लैश करके सीधा लेआउट पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे लेआउट पे वो जाएगा नहीं, क्योंकि लेआउट को एज अ कैच नहीं करेगा कि यहाँ पे लेआउट वो एज अ राउट यहाँ पे काम कर रहा है, वो यहाँ पे इसको कैच नहीं करेगा, उसको यहाँ पे प्रॉपर एक वो चाहिए, एक प्रॉपर यहाँ पे इसको नेमिंग कन्वेंशन के साथ एक स्ट्रक्चर चाहिए पूरा। रिएक्ट में क्या होता था, रिएक्ट में तो हम लिखते थे रिएक्ट राउटर डॉम और वहां पे हम सीधा राउटिंग डालते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर फाइल बेस्ड राउटिंग है, तो जो भी आप यहाँ पे फाइल का नाम दोगे वही आपका यहाँ पे एंड पॉइंट बन जाएगा, लेकिन वो जो फाइल का नाम है वो आपको एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ देना है। जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है ऐप पे, ये जो आपके यहाँ पे ऐप है इस पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक फोल्डर बनाना है। ये आपका यहाँ पर एक फोल्डर स्ट्रक्चर है। आपको किस नेम से राउटिंग चाहिए, मेरे को यहाँ पे सबसे पहले राउटिंग चाहिए अपनी लॉगिन के नाम से, तो आपको यहाँ पे लॉगिन के नाम से एक वो बनाना पड़ेगा। फिर मेरे पास यहाँ पे रजिस्टर पेज भी है, वो एक अलग राउटिंग है, वो एक अलग पेज है, तो आपको यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा रजिस्टर के नाम से। फिर मेरे पास यहाँ पर एक होम पेज भी है, होम पेज जो है वो मेरा यहाँ पे प्रोफाइल के नाम से, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा प्रोफाइल के नाम से। अब आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पे लॉगिन बनाया तो आप यहाँ पर एक कंपोनेंट बना रहे हो लॉगिन के नाम से, ऐसा नहीं होना होगा। आपको यहाँ पे प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशंस यहाँ पे फॉलो करने हैं। ये जो आपने यहाँ पे फोल्डर्स बनाए हैं ये आपके यहाँ पे एज अ राउट काम करेंगे। अब जब ये राउट पे जाएगा, जब ये लॉगिन पे जाएगा, तो उस केस में क्या होना चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक अपना कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन कंपोनेंट का जो नेम होगा वो यहाँ पे उसकी नेमिंग कन्वेंशन है, जो कि यहाँ पे पेज के नाम से। आपको हमेशा जो नाम रखना है वो पेज ही रखना है। उसके बाद एक्सटेंशन कुछ भी हो सकती है, JSX हो सकती है, JS हो सकती है, अगर आप टाइपस्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो तो TS हो सकती है और TSX भी हो सकती है। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ JSX का, क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पर आप फिर अपने जो कंपोनेंट है उसका नाम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, जैसे लॉगिन है मेरा यहाँ पे, तो लॉगिन कंपोनेंट है, तो मैंने यहाँ पे सबको लॉगिन की नाम दिया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक div मैंने यहाँ पे दिया और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज हेलो फ्रॉम लॉगिन, ठीक है। और आपको यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे सिंपल एक्सपोर्ट कर दिया। आपको इसको कहीं पे इंपोर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। जैसे पहले क्या होता था, रिएक्ट में हम यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट बनाते थे, हम उसको app.js के अंदर इंपोर्ट करते थे, बट उसको वहाँ पे app.js के अंदर उसको इंपोर्ट करने का एक रीजन था, क्योंकि हमें वहाँ पे राउटिंग मेंशन करनी होती थी। लेकिन Next.js में फाइल बेस्ड राउटिंग है, राउटिंग हम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो हमें इसको app.js में इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। app.js मतलब इस केस में यहाँ पे page.js, तो आपको यहाँ पे page.jsx के नाम से आपको यहाँ पे ये बनाना है। और ये आप यहाँ पे देखो, ये आपका यहाँ पे ये भी आपका यहाँ पे page.js के नाम से ही है। तो ये राउटिंग की वजह से ये नेम आपका यहाँ पे page.js के नाम से है, क्योंकि ये आपकी यहाँ पे होम राउटिंग है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसके अंदर जाओगे तो स्लैश लॉगिन करते ही आपका यहाँ पे ये वाला पेज खुलेगा, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप यहाँ पे लिखते हो लॉगिन, लेआउट पे इसने मेरे को यहाँ पे दिया था 404 नॉट फाउंड, क्योंकि वो राउटिंग मैच नहीं, बट जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे हेलो फ्रॉम लॉगिन आएगा। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे हेलो फ्रॉम लॉगिन आया। सेम चीज आप यहाँ पे कर सकते हो बाकी बाकी केसेस में भी, जैसे मेरे पास यहाँ पे प्रोफाइल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो page.jsx, और जो कोड मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था उसको मैंने यहाँ पे लिखा, एंड यहाँ पे मैंने सपोज मैंने प्रोफाइल डाला एंड प्रोफाइल, एंड यहाँ पे सपोज, अरे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, प्रोफाइल मैंने यहाँ पर लिखा। रजिस्टर में भी आपको सेम केस करना है, आपको नाम हमेशा सेम देना है, जो कि होगा यहाँ पे page.jsx के नाम से, ठीक है। आपको हमेशा यहाँ पे page.jsx ही देना है। और उसके बाद यहाँ पे सपोज रजिस्टर मैंने यहाँ पर दिया, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सपोज मैंने इसको पेस्ट किया, और प्रोफाइल की जगह आपको यहाँ पे रजिस्टर लिखना है। इतना सा आपको यहाँ पे काम करना है। तो लॉगिन के केस में लॉगिन पे आ गया, रजिस्टर पे चलता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आना चाहिए हेलो फ्रॉम रजिस्टर, यहाँ पे आया हेलो फ्रॉम रजिस्टर। प्रोफाइल पे चलते हैं तो यहाँ पे आपका आना चाहिए हेलो फ्रॉम प्रोफाइल, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर आपका आया हेलो फ्रॉम प्रोफाइल। तो सबसे पहले यहाँ पे काम कर लेते हैं अपने रजिस्टर वाले पेज पे, सबसे पहले रजिस्टर वाला पेज बनाएंगे एंड देन अपना बाकी का काम देखेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले टेलविन CSS का। टेलविन CSS में इनलाइन क्लासेस होती हैं, मतलब जो भी आपकी CSS है, जैसे सपोज मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखना है, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर आपको बस यहाँ पे CSS पता होनी चाहिए कि आपको क्या CSS यूज करनी है।
एंड उसका जो रिप्लेसमेंट है टेलविन सीएसएस में आपको बस वो चेक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लाइन मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखना है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर यहाँ पे सर्च किया एंड मैंने यहाँ पे इसको खोला। ये मेरे को बता देगा कि जो टेक्स्ट लाइन है उसका यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या है। जैसे टेक्स्ट लाइन सेंटर की जो यहाँ पे रिप्लेसमेंट है टेलविन सीएसएस में वो है यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर। तो मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लिखना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज मेरे को यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखना है, जस्टिफाई कंटेंट एंड सेंटर, तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे मैंने सर्च किया एंड ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखोगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की है यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर। तो यहाँ पे इनलाइन क्लासेस हैं जो यहाँ पर आपको ये वाली सीएसएस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो टेलविंड को ऐसे मत पढ़ना कि आपको टेलविंड अलग से सीखनी है, ठीक है, ऐसे मत पढ़ना। सबका बेस सीएसएस है। अगर आपको सीएसएस आती है तो आपको टेलविंड आती है। सिंपल सी कहानी ये है। एक और चीज़ है, इसको यहाँ पे आके आप चेक करोगे कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को क्या बोलते हैं। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड कर लो। जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे टेलविन सीएस इंटेलिजेंस, ठीक है। टेलविन सीएस इंटेलिजेंस यहाँ पे क्या करता है, जैसे आप यहाँ पे कोई भी क्लास लिखोगे वो आपको बता देगा, वो ऑटो कंप्लीट कर देता है उस वाली क्लास को, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा। आपको यहाँ पे इसको एज एन एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड कर लेना है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे आपका जो ये फुल स्क्रीन है ये मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक डिव चाहिए होगा, ये डिव मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है। दूसरी चीज मेरे को यहाँ पे इसके अंदर मेरे को यहाँ पे एक हेडिंग डालनी है। यहाँ पर मेरे को एक काम और करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। तो वो बैकग्राउंड में यहाँ पे इस वाले आउटर डिव में यहाँ पे लगा सकता हूँ। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो उस बॉक्स को बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे एक और डिव चाहिए होगा और उसके अंदर मेरे को यहाँ पे एक हेडिंग डालनी है। तो यहाँ पे हेडिंग के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं H1 टैग और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल रजिस्टर के नाम से। एंड उसके नीचे मेरे को यहाँ पर आपका एक फॉर्म बनाना है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्म लिखा। मेरे को यहाँ पे 3 इनपुट टैग चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा सपोज इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। अभी के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल सा है कि यहाँ पे स्केलेटन कोड लिखा। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे रजिस्टर आ चुका है और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट फील्ड भी आ चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो क्या काम करना पड़ेगा, मिनिमम हाइट मेरे को यहाँ पे 100 VH दे देनी है कि वो फुल स्क्रीन उठाए। तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास इनलाइन सीएसएस है तो आपको यहाँ पे क्लास नेम के अंदर सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे मिनिमम हाइट डालनी है। तो मिनिमम के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम लिखना पड़ेगा। हाइट के लिए हमारे पास यहाँ पे एच होता है। आप यहाँ पे देखो इसने मेरे को यहाँ पे सारे सजेशन देने स्टार्ट कर दिए। अगर आपके पास ये वाली एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है तो टेलविन की आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपके पास सजेशन है वो आपको यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताता रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देखो मैंने हाइफन लिखा तो इसने मेरे को यहाँ पे सजेशन देने स्टार्ट कर दिए। ये सब कुछ हो रहा है आपका इस वाली एक्सटेंशन की हेल्प से। एंड आप अगर यहाँ पे जाओगे, मैं सपोज यहाँ पे मिनिमम H 0 कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखो मिनिमम हाइट यहाँ पे 0 लगेगी इस वाली क्लास से। तो ये आपको यहाँ पे ये भी बताएगा। मेरे को यहाँ पे चाहिए मिनिमम हाइट, यहाँ पे मेरे को 100 VH चाहिए। तो यहाँ पे आपकी मिन एच स्क्रीन जब आप यहाँ पे लिखोगे तो मिनिमम हाइट यहाँ पे आपकी 100 VH आएगी। तो मैंने यहाँ पे ये डाला। ये क्या करेगा, आपकी जो आपकी मिनिमम हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो इसको 100 VH कर देगा। फिर मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चाहिए। बैकग्राउंड कलर आपका आएगा बीजी से। बीजी के कलर्स हैं जैसे आप यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे स्लेट है, स्लेट की शेड्स हैं। फिर आपके पास यहाँ पे ग्रे की शेड्स हैं। फिर यहाँ पे आपका जिंक है, न्यूट्रल है, स्टोन है, रेड है, ऑरेंज है, एम्बर है, काफी सारे कलर्स हैं। मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे ग्रे चाहिए। ग्रे का कौन सा शेड है, लाइट से शुरू होकर डार्क तक जाता है। मेरे को यहाँ पे 100 चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक 100 यहाँ पे जैसे मैंने वो डाला तो आपको यहाँ पे ग्रे कलर दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे जो आइटम्स है उनको सेंटर अलाइन करना है। उससे पहले मेरे को यहाँ पे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा अलग अलग से नीचे। तो मैंने यहाँ पे सपोज ये लिया और मेरे को यहाँ पे बीजी व्हाइट देना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने यहाँ पे व्हाइट दिया क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे बॉक्स है इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मेरे को यहाँ पे व्हाइट रखना है। पेरेंट में डिस्प्ले फ्लेक्स डालते हैं तो ये जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे विथ 100% पिक कर रहा है ये खत्म हो जाएगी। तो डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए आपको यहाँ पे फ्लेक्स लिखना होता है। जैसे आप यहाँ पे फ्लेक्स लिखोगे तो आप यहाँ पे देखो इसकी जो यहाँ पे विथ थी वो यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन अब इसने यहाँ पे हाइट पिक कर ली, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट कंटेंट सेंटर में यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि इसको मेरे को यहाँ पे सेंटर अलाइन करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको डिस्प्ले फ्लेक्स डालना पड़ेगा क्योंकि जस्ट कंटेंट सेंटर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आइटम सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर जो होता है आपका या आएगा आपका आइटम सेंटर से। तो ये आपका यहाँ पे इसको सेंटर लाइन कर देगा जैसे इसने यहाँ पे कर भी दिया है। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से वर्क कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर मेरे को कुछ पैडिंग चाहिए। आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ डाल दो ताकि आप इसको फिक्स कर दो। लेकिन हाइट और विड्थ फिक्स ना करके आप इसको पैडिंग से भी अरेंज कर सकते हो। तो पैडिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो पीएक्स चलता है। जैसे आप यहाँ पे
पैडिंग अगर आप लेफ्ट से दे रहे हो और पैडिंग अगर आप राइट से दे रहे हो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे px स्टार डाल सकते हो। तो ये यहाँ पर आपका px 1 2 3 4 5 10 तक चलता है। आगे जाके ये आपका 4 के मल्टीपल्स में चलता है। जैसे आप यहाँ पे देखो 10 तक तो ये 1 तक गया। उसके बाद ये यहाँ पे 2 का गैप है, 2 के बाद ये यहाँ पे सीधा 4 का गैप है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे चलता है। तो मेरे को यहाँ पे चाहिए px16 में यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे पैडिंग उठाएगा। आप यहाँ पे देखो अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यहाँ पे पैडिंग उठाइए। फिर मेरे को पैडिंग टॉप चाहिए। सपोज पैडिंग टॉप में यहाँ पे 8 डाल रहा हूँ। पैडिंग बॉटम में मैं यहाँ पे सपोज 12 डाल रहा हूँ और मार्जिन बॉटम में यहाँ पे सपोज 4 डाल रहा हूँ। मार्जिन बॉटम जैसे मैं यहाँ पे 4 डालूंगा तो ये यहाँ पे मेरे को बताएगा अभी कि ये यहाँ पे पिक्सल में कितना है और आरईएम में कितना है। 1 आरईएम इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स के इक्वल होता है वो। तो ये चीज आपकी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये जो बॉक्स है मेरा वो यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो H1 टैग है जो मेरी यहाँ पे हेडिंग है उसको मेरे को यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा क्लास नेम्स मेरे को यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो हाँ, अगर आपको किसी भी उसका साइज बढ़ाना है तो वो आप बढ़ा सकते हो टेक्स्ट से। टेक्स्ट हमारे पास SM चलता है। SM है यहाँ पे आपका 14 पिक्सल्स। एक्सेस है यहाँ पर आपका चलता है आपका 12 पिक्सल्स। फिर आपके पास यहाँ पे आपका LG है। एक और चलता है अगर आपको LG से ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना है, कितना लार्ज चाहिए आपको, 2 टाइम्स लार्ज चाहिए, 3 टाइम्स लार्ज चाहिए, कितना चाहिए, मेरे को यहाँ पे 3 टाइम्स लार्ज चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको 3 टाइम्स लार्ज लिखूंगा तो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इस केस में बड़ा हो चुका है, लेकिन वो नीचे से बिल्कुल चिपका हुआ है। तो मेरे को यहाँ पे मार्जिन बॉटम चाहिए तो MB4 में यहाँ पे ले रहा हूँ। तो मार्जिन बॉटम नीचे से पिक करेगा, मेरे को इसको सेंटर लाइन करना है। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर में यहाँ पे डाल रहा हूँ, वो आपका आता है टेक्स्ट सेंटर से। आप यहाँ पे देखो टेक्स्ट सेंटर यहाँ पे मेरे को दे रहा है टेक्स्ट लाइन सेंटर। इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, अब यहाँ पे जो ये आपका इनपुट टैग है मेरे को यहाँ पे ये बनाना है। लेकिन जो इनपुट टैग है उसके साथ एक लेबल भी चलेगा। ठीक है, जैसे जो लेबल है वो मेरे को यहाँ पे ये बताएगा कि सर ये यहाँ पे क्या चीज़ है। ये आपका सपोज यहाँ पे यूजर नेम है। तो ये आपका यहाँ पे जो यूजर नेम है वो मेरे को यहाँ पे बताएगा ही। लेकिन ये यहाँ पे एक के साथ एक लाइन हो रहा है, मेरे को यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो वो आपका आएगा फ्लेक्स कॉल से। तो जैसे मैं यहाँ पे फ्लेक्स कॉल लिखूंगा तो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे नीचे शिफ्ट होएगा, बट नीचे शिफ्ट ये शायद होगा नहीं क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसको एक डिव के अंदर रैप करना पड़ेगा और उस डिव में मेरे को यहाँ पे फ्लेक्स कॉल डालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे क्या क्या काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सोर्स के अंदर या फिर ऐप के अंदर चलते हैं। ऐप के अंदर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ जो कि होगा कंपोनेंट्स के नाम से। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट के लिए अलग से कंपोनेंट बना रहा हूँ। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा input.jsx। input.jsx मैंने यहाँ पे लिखा एंड इनपुट के लिए मैं यहाँ पे अलग से कंपोनेंट बना रहा हूँ। तो इनपुट इज इक्वल्स टू और एंड बहुत सही। तो जो भी आपका यहाँ पे इनपुट होगा वो यहाँ पे अलग से हैंडल हो जाएगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न करते हैं, यहाँ से मैंने इसको रिटर्न किया, डिव लेते हैं यहाँ पे और डिव के अंदर मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, डिव के अंदर सर मेरे को यहाँ पे आपका वही वाला लेबल चाहिए। ये जो आपका यहाँ पे लेबल है मेरे को यहाँ पे ये चाहिए और जो आपका इनपुट है मेरे को यहाँ पे वो भी चाहिए। मेरे को यहाँ पे दोनों चीजें चाहिए। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे कोई राउटिंग नहीं है, मैंने यहाँ पे इसको कंपोनेंट्स के अंदर डाला है। तो ये यहाँ पे राउटिंग नहीं है, ये मैंने यहाँ पे इनपुट के लिए अलग से एक कंपोनेंट बनाया है। जो हम करते हैं रिएक्ट में जनरली ये सब हम करते हैं। तो आपको यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर लेना है। इनपुट को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया, कहाँ से आएगा आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर आप ऊपर गए कंपोनेंट्स के अंदर और इनपुट के अंदर। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे @ लगाओ। @ लगाते ही आप यहाँ पे सोर्स के अंदर आ गए। सोर्स के अंदर आप आए तो यहाँ पे आप देखो उसके अंदर ऐप है, फिर आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट है, कंपोनेंट के बाद आपके पास यहाँ पे इनपुट है। तो आप या तो बॉटम से आप ऊपर जाओ डॉट डॉट लगा के, या फिर आप सीधा टॉप से नीचे जाओ। तो @ के साथ आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। इसके बाद जो फॉर्म है उसके अंदर मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो आपका इनपुट टैग है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। वापस आके अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो रिजल्ट में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ये होगा आपका यहाँ पे नेम के लिए, मेरे को यहाँ पे 2 बार इसको और चाहिए। तो एक होगा यूजर नेम के लिए, एक होगा यहाँ पे पासवर्ड के लिए। तो मेरे को यहाँ पे 3 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 3 बार इसको पेस्ट कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे 3 बार ये आ चुका है। इसके बाद इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर मेरे को हर बार यूजर नेम नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेरे को ये हर बार आपका यूजर नेम नहीं चाहिए, ये आपका यहाँ पे लेबल होगा। तो इसको पीछे से मेरे को यहाँ पे पास करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे हर एक इनपुट एलिमेंट के लिए यहाँ पे कॉमन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सपोज मैंने लेबल लिखा है यहाँ पे। इसके बाद अब यहाँ पे आपके पास इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट है। पासवर्ड के केस में वो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड चलेगा। तो यहाँ पे ये आपका हार्ड कोडेड नहीं रहेगा, इसको भी मेरे को यहाँ पे पीछे से पास करना पड़ेगा। तो इसको ले लेते हैं टाइप, कि इनपुट टाइप आप यहाँ पे क्या चाहते हो। एक आईडी यहाँ पे हम ले लेते हैं,
ठीक है, बिल्कुल जैसा रिएक्ट में होता है, एक नेम चलता है रिएक्ट में, ठीक है? अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हैं तो आपको यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है उनके बीच में, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे नेम का यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मैं यहाँ पे आईडी पास कर रहा हूँ। एंड एक और ले लेते हैं जो कि यहाँ पे ऑटो कंप्लीट है। ऑटो कंप्लीट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑफ। ऑटो कंप्लीट क्या होता है, आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब जब भी आप यहाँ पे इनपुट इनपुट पे जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको एक सजेशंस दिखाना शुरू कर देता है। वो ऑटो कंप्लीट सजेशंस होते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया। इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो टाइप और आईडी दोनों को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसको हम यहाँ पे रजिस्टर से पीछे से यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। इसको पास यहाँ पे कैसे करना है, सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे लेबल है। लेबल में हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, लेबल में आप यहाँ पे नेम डाल सकते हो, क्योंकि इस वाले का जो लेबल है वो यहाँ पे नेम है। और फिर मेरे को यहाँ पे आपका चाहिए यूज़र नेम, तो मैंने यहाँ पे सपोज यूज़र नेम लिखा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे आपका चाहिए पासवर्ड, तो इस वाले लेबल में मैंने यहाँ पे क्या पास किया, इस वाले लेबल में मैंने यहाँ पे पासवर्ड पास कर दिया। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे आईडी पास करनी है। आईडी क्या होगा, आईडी आपका यहाँ पे नेम होगा, फिर मेरे को यहाँ पे टाइप पास करना है। टाइप का यहाँ पे होगा टेक्स्ट। सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे आईडी पास करनी है। आईडी यहाँ पे क्या होगी, आईडी यहाँ पे आपकी होगी यूज़र नेम के नाम से। एंड जो टाइप होगा वो यहाँ पर भी टेक्स्ट ही होगा, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर आपका टाइप चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आईडी है, आईडी में आपके यहाँ पे पासवर्ड पास होगा, एंड फिर आपके यहाँ पे टाइप पास होगा। टाइप में मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, टाइप में यहाँ पे पासवर्ड पास कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही आई हैं। उसके बाद वापस चलते हैं यहाँ पे आपके इनपुट में। मेरे को यहाँ पे जो थोड़ी बहुत सीएसएस है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो सबसे पहले तो डिव में मेरे को यहाँ पे मार्जिन बॉटम चाहिए। मार्जिन बॉटम की जो यहाँ पे क्लास है वो एमबी चलता है, MB-4 में यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि नीचे से मार्जिन पिक कर ले। बहुत सही। लेबल के अंदर HTML आईडी में यहाँ पे पास कर रहा हूँ, HTML4 सॉरी। HTML4 यहाँ पे क्या काम करेगा, HTML4 जो होता है, अगर आपने सपोज यहाँ पे लेबल पे क्लिक किया, तो लेबल पे क्लिक करते ही ये आपका जो फोकस है वो इनपुट फील्ड पे कर देता है। तो ये आपका इनपुट, तो ये आपका होता है HTML4 की हेल्प से। इसके बाद क्लास नेम में यहाँ पे सपोज ब्लॉक पास कर रहा हूँ। ब्लॉक होता है आपका डिस्प्ले ब्लॉक के नाम से, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे देखो ये नीचे हो गया। बहुत सही। इसके बाद जो यहाँ पे आपका टेक्स्ट का कलर है, कुछ भी अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो वो जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ग्रे 600, ठीक है? थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट इंक्रीज करते हैं। फ़ॉन्ट वेट आपका यहाँ पे होगा फ़ॉन्ट हाइफन सेमी बोल्ड में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो फ़ॉन्ट वेट 600 है। 500 नॉर्मल होता है, मैंने यहाँ पे 600 डाला। बहुत सही। थोड़ा सा मार्जिन बॉटम यहाँ से पिक कर लेते हैं, और बहुत सही। तो लेबल का जो यहाँ पे आप देखो, तो लेबल का जो यहाँ पे आपकी सीएसएस है उसको मैंने यहाँ पे अपडेट मार दिया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो आपकी यहाँ पे इनपुट की सीएसएस है उसको यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज क्लास नेम मैंने यहाँ पे लिया। क्लास नेम में सबसे पहले तो विथ में यहाँ पे ले रहा हूँ 100%। जो ये आपकी विथ है इसको मैंने यहाँ पे 100% लिया। पैडिंग ले लेते हैं। पैडिंग सपोज मैं यहाँ पे P-2 ले रहा हूँ, तो ये हल्की सी पैडिंग उठाएगा। बहुत सही। मेरे को यहाँ पे अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे बॉर्डर भी चाहिए होगा। 1 पे सॉलिड यहाँ पे बॉर्डर ले लेगा। तो एक डिफॉल्ट कलर के साथ यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर आ चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर का कलर है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बॉर्डर ग्रे, और हाइफन 300 में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, तो बहुत सही। उसके बाद बॉर्डर रेडियस मेरे को यहाँ पे देना है राउंडेड। आप यहाँ पे दोगे तो 4 पिक्सल उठाएगा। हाँ, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम चाहिए, तो मीडियम यहाँ पे 6 पिक्सल है, तो ये इसके कोने घूम जाएंगे यहाँ से। क्लिक अगर मैं यहाँ पे इस पे कर रहा हूँ तो ये फोकस पे पिक कर रहा है, तो फोकस यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो फोकस कॉलन, और आउटलाइन को मेरे को यहाँ पे नन करना है, तो आउटलाइन हाइफन नन। तो ये जो यहाँ पे बॉर्डर है वो यहाँ से हट जाएगा जब हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। एक जब मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो फोकस पे मेरे को बॉर्डर चाहिए अलग से, मतलब हाईलाइटेड बॉर्डर चाहिए। तो बॉर्डर का जो कलर होगा वो उस टाइम पे यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं। ब्लू का शेड यहाँ पे 500। तो अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ब्लू कलर में हो जाएगा, जो भी इस टाइम यहाँ पे फोकस में होगा। बिल्कुल सही है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे इसमें से मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू प्रॉप। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे वैल्यू प्रॉप आपका चाहिए होगा, ठीक है? दूसरी चीज मेरे को यहाँ पे आपका ऑन चेंज भी चाहिए होगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे अलग से ना मेंशन करके हम एक काम कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे मैं ऊपर एज अ प्रॉप यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्रॉप्स हैं, बाकी सब भी बचे हुए वो मैं यहाँ पे एज इट इज वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। और जो भी आपका वैल्यू है और जो भी आपका यहाँ पे ऑन चेंज है उसको हम यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे वैल्यू है या फिर जो भी आपका ऑन चेंज है उसको हम यहाँ से पास कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट चलेगा। इसके बाद इसके नीचे जस्ट मेरे को यहाँ पे एक बटन चाहिए, तो एक सेकेंड इन दोनों को अभी के लिए कमेंट आउट कर
रखते हैं। इसके नीचे मेरे को यहाँ पे बटन चाहिए, तो बटन आप यहाँ पे डाल सकते हो। इस नाम से चाहिए बटन, बटन आपका होगा यहाँ पे सबमिट के नाम से, कि आप यहाँ पे इसको सबमिट कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। इसके नीचे मेरे को यहाँ पे एक पी टैग डाल रहे हैं, जो कि होगा यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। और उसके बाद अब यहाँ पे मेरे को इसको लॉगिन स्क्रीन पे ट्रांसफर करना है। तो लॉगिन स्क्रीन पे इसको ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा लिंक टैग का। लिंक टैग आपका रिएक्ट राउटर डॉम में भी होता है और नेक्स्ट.जेएस में भी होता है। तो रिएक्ट राउटर डॉम तो हम यहाँ पे यूज कर नहीं रहे हैं, तो नेक्स्ट.जेएस में ये आपका इनबिल्ट है। तो यहाँ पे सपोज मैंने इसको इंपोर्ट किया, नेक्स्ट लिंक से इंपोर्ट हुआ। कहाँ पे जाना है मेरे को इसको लेके, मेरे को इसको लॉगिन स्क्रीन पे लेके जाना है। ठीक है। एंड आपका यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पे आपका लॉगिन पे आ जाएगा। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क लॉगिन, और ये आपका यहाँ पे बटन है। इसकी क्लास नेम्स को हैंडल कर लेते हैं ताकि बटन बटन थोड़ा बटन जैसा लगे। अभी तो बहुत बुरी कंडीशन में है। तो बैकग्राउंड ले रहा हूँ मैं यहाँ पे ब्लू कलर में, जो कि यहाँ पे 500 जो हमने यहाँ पे ये वाला कलर दिया हुआ है सेम कलर में यहाँ पे डाल रहा हूँ। इसको होवर पे थोड़ा सा और इसको डार्क कर लेते हैं। तो जो सूडो क्लास है यहाँ पे आपकी होवर के नाम से, उसको मैं यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ेगा, और बीजी ब्लू थोड़ा सा डार्क सेम कलर 700 में यहाँ पे दे रहा हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे आप यहाँ पे इस पे लेके जाओगे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ब्लैक कलर में जच नहीं रहा, उसको यहाँ पे देते हैं उसको व्हाइट कलर। तो सबमिट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो व्हाइट कलर में आएगा। अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, या तो बटन की आप विड्थ और हाइट मेंशन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे पैडिंग डाल सकते हो। तो पैडिंग अलोंग वर्टिकल एक्सिस, मतलब पैडिंग टॉप से या फिर पैडिंग बॉटम से, दोनों से। तो मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे ऊपर से यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे px4 डाल रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा स्पेस उठा ले। बिल्कुल सही है। राउंडेड में यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, राउंडेड करते हैं यहाँ पे इसको फुल। ये कुछ यहाँ पे इस तरह से दिखेगा, नाइस। इसकी विड्थ ले लेते हैं 100%, तो विड्थ फुल में यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो विड्थ फुल 100%, ये कुछ यहाँ पे इस तरह से आएगा, बहुत सही है। इसके बाद ये जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉग इन, इसमें सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे आपका वो चाहिए, क्या बोलते हैं इसको ऊपर से स्पेस चाहिए, ऊपर से बिल्कुल ये चिपका हुआ है। तो empty4 में यहाँ पे दे रहा हूँ मार्जिन टॉप से, तो थोड़ा सा नीचे आएगा, बहुत सही। इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं। तो टेक्स्ट सेंटर सपोज मैंने यहाँ पे डाला, एंड ये आपका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो आपका यहाँ पे लॉगिन है उसके कलर को यहाँ पे चेंज करते हैं। कलर यहाँ पे आपका ब्लू कलर में आएगा, ताकि अलग से हाईलाइट हो। ये चीज़ अलग से हाईलाइट होनी चाहिए कि आपको इस पर क्लिक करना है। तो जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं यहाँ पे ब्लू कर रहा हूँ। ब्लू की शेड हम ले रहे हैं हर जगह। तो टेक्स्ट ब्लू 500, ताकि आप इस पर क्लिक कर सको। और जैसे आप इस पे होवर करो तो ये अंडरलाइन देते रहे। ठीक है, तो जैसे आप इस पे होवर करोगे अंडरलाइन देगा, कुछ इस तरह से। तो बहुत सही है। अगर सपोज मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे वापस से आ जाओगे लॉगिन के पास। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी अगर टाइप किया, तो वैल्यू मेरे को यहाँ पे निकालनी है। उस वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पे एक स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। स्टेट हम रिएक्ट में बनाते आए हैं, तो आपको पता है कि स्टेट कैसे बनती है, कैसे उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट यूज स्टेट, रिएक्ट से आएगा ये। और मैं यहाँ पे सपोर्ट डेटा के नाम से एक स्टेट बना रहा हूँ, जो कि होगा सेट डेटा इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। और इसमें एक डिफॉल्ट डेटा मेरे को पास करना है, कि कुछ भी अनडिफाइंड ना रहे। तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट डेटा ऑब्जेक्ट में यहाँ पे पास कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को यहाँ पे नेम चाहिए, जो कि इनिशियली यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। यूजर नेम यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, और पासवर्ड यहाँ पे आपका एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। बिल्कुल ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ डिफॉल्ट एज डिफॉल्ट डेटा। बिल्कुल सही है। लेकिन आप यहाँ पे यूज कर रहे हो यूज स्टेट का, जो कि आप यूज करते हो सिर्फ क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स के अंदर। तो इस वजह से आपको यहाँ पे एरर देगा, आपको यहाँ पे बताएगा भी कि आपको यहाँ पे यूज क्लाइंट का यूज करना है। तो जब भी यहाँ पर क्या है कि आपके सर्वर साइड के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, और जो क्लाइंट साइड के कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, सर्वर साइड का कोड डिफरेंट है, क्लाइंट साइड का कोड यहाँ पे डिफरेंट है। आप दोनों को मिक्स मैच नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट जेएस है वो बाय डिफॉल्ट सभी फाइल्स को ट्रीट करता है एज अ सर्वर कंपोनेंट। अगर आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर रहे हो जो कि क्लाइंट साइड में यूज होना चाहिए, जैसे आपने यहाँ पे एक स्टेट का यूज किया, आप रिएक्ट का यहाँ पे यूज कर रहे हो, रिएक्ट के एक स्टेट का यहाँ पे यूज कर रहे हो, जो कि सिर्फ फ्रंट एंड एप्लीकेशंस में यूज होता है, जो कि सिर्फ क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट जेएस को बताना पड़ता है कि भाई ये यहाँ पे एक क्लाइंट कंपोनेंट, तो आपको यहाँ पे यूज क्लाइंट का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पे जो वैल्यू है उसके अंदर आप यहाँ पे पास कर सकते हो डेटा डॉट नेम। बहुत सही। एंड यहाँ पर अगर आप आओगे नीचे, तो यहाँ पर आप पास कर सकते हो डेटा डॉट यूजर नेम।
इसके नीचे अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो डेटा डॉट पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको एज अ कंट्रोल्ड कंपोनेंट में यहाँ पे बना रहा हूँ, जहाँ पे जो सभी वैल्यूज हैं वो मैं रिएक्ट की हेल्प से यहाँ पे कंट्रोल करने वाला हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि होगा यहाँ पे ऑन वैल्यू चेंज के नाम से। जो भी वैल्यू चेंज होगी उस केस में यहाँ पे ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। तो ये काम हम रिएक्ट में करते हैं। आपको यहाँ पे ऑन चेंज पे जो कि यहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन है, इसके चेंज होने पे आपको यहाँ पे ऑन वैल्यू चेंज जो फंक्शन है उसको यहाँ पे आपको कॉल करना है। वैल्यू आपकी निकलती है इवेंट के अंदर से, तो आपको यहाँ पे एक ई पास करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी मैंने ये डाला और यहाँ पर भी मैंने ये डाला। ई आप पीछे से पास कर रहे हो जो कि इवेंट है। वैल्यू जाएगी आपकी जो डेटा स्टेट है उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो एक्सटेंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड वैल्यूज हैं उसको मैं यहाँ पे स्प्रेड कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो ई डॉट टारगेट डॉट नेम, क्योंकि तीनों आपके जो भी तीनों आपके इनपुट फील्ड है उन पे सेम फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि जो वैल्यू है वो कौन से इनपुट फील्ड से आई है। तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा नेम एट्रीब्यूट का। मैंने यहाँ पे नेम डाला और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ये जो आपका यहाँ पे बटन है, इस बटन के क्लिक पे ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, ऑन रजिस्टर सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ जो कि आपका यहाँ पे इस बटन के क्लिक पे एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज यहाँ पे मेरे को वो वाला फंक्शन बनाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज कॉन्स्ट ऑन रजिस्टर, पीछे से ई पास हो रहा है एंड यहाँ पे सबसे पहली लाइन जो होगी ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जो ब्राउजर की डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है उनको प्रिवेंट करने के लिए। और जो यूजर नेम है, जो पासवर्ड फील्ड है और जो नेम फील्ड है, तीनों फील्ड आपकी यहाँ पे मैंडेटरी है। आपको तीनों फील्ड फिल करनी ही करनी है। तो आप यहाँ पे एक चेक लगा सकते हो ये चेक करने के लिए कि अगर आपका नेम नहीं है या फिर आपका यहाँ पे यूजर नेम नहीं है या फिर आपका यहाँ पे पासवर्ड नहीं है, अगर तीनों में से कोई भी फील्ड, अगर तीनों में से एक भी फील्ड सपोज मिसिंग है, आप यहाँ पे एक अलर्ट शो कर सकते हो। अलर्ट आप यहाँ पे एक शो कर सकते हो, प्लीज फिल ऑल मैंडेटरी पैरामीटर्स, और आप यहाँ पे इसको यहीं से ही रिटर्न कर सकते हो। तो अब अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल कर रहे हो और आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एरर देगा। और एरर ये देगा अगर आप यहाँ पे सपोज ये सब कुछ डाल रहे हो, सपोज मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाला, सबमिट पे क्लिक किया, तो ये आपको एरर नहीं देगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर आपको एक एपीआई कॉल करनी है। लेकिन एपीआई हमने अब तक लिखी नहीं है, वो देखेंगे जब वो वहां पर आएंगे। तो उससे पहले यहाँ पर ये इसका काम हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपको इसको पूरे को कॉपी कर लेना है, लॉगिन में आना है, क्योंकि बिल्कुल सेम है तो मैं यहाँ पे इसको चिपका रहा हूँ लॉगिन के अंदर। और यहाँ पे आपको रजिस्टर को रिप्लेस करना है विद लॉगिन, और यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस किया। लॉगिन में हमारे पास यहाँ पे नेम नहीं होगा, वहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे आपका सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड रहेगा। यहाँ पर आके वो नेम नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हो। यहाँ पे ऑन लॉगिन आएगा, बहुत सही। नीचे जो फंक्शन कॉल आप कर रहे हो यहाँ पे जो ऑन रजिस्टर है, यहाँ पर आपको ऑन लॉगिन को कॉल करना है। एंड यहाँ से जो आपका नेम वाला इनपुट फील्ड है इसको आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। जहाँ रजिस्टर लिखा है उसकी जगह आपको यहाँ पे लॉगिन लिखना है एंड दैट्स इट। ये आपके यहाँ पे लॉगिन वाली जो आपके यहाँ पे वो है कंपोनेंट है, वो यहाँ पर आपका रेडी हो चुका है। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो सपोज मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो जो लॉगिन कंपोनेंट है वो आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं आएगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसकी जगह आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डोंट हैव एन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है डोंट हैव एन अकाउंट। आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो रजिस्टर पर। तो ये जो यहाँ पे लाइन है इसको आपको बस यहाँ पे चेंज करना है, दैट्स इट। तो बहुत सही है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पूरे को कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पर आना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आपको यहाँ पे इसको चिपका देना है। ठीक है, ऑल्दो सेम नहीं रहेगा बट सीएसएस सेम है, काफ़ी चीज़ें सेम है, तो इसी को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लॉगिन है उसको आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है विद प्रोफाइल। एंड हमें यहाँ पे डिफॉल्ट डेटा नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे इनपुट नहीं चाहिए, लिंक यहाँ पे मेरे को चाहिए। यहाँ पर मेरे को डेटा नहीं चाहिए। ठीक है, ऑन लॉगिन नहीं चाहिए, मेरे पास यहाँ पे ऑन लॉगआउट है। ऑन लॉगआउट यहाँ पर आएगा लेकिन मेरे पास यहाँ पर कोई ये नहीं रहेगा, एपीआई कॉल बिल्कुल यहाँ पे रहेगी। इसके बाद आपके पास यहाँ पे जो हेडिंग है वो होगी यहाँ पे आपकी प्रोफाइल के नाम से।
और FILE बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपके पास यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से हटाते हैं, बस मेरे को यहाँ पे बटन चाहिए, H1 मेरे को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। H1 में यहाँ पे प्रोफाइल नहीं रहेगा, प्रोफाइल की जगह यहाँ पे आएगा वेलकम टू प्रोफाइल पेज, और इसके जस्ट नीचे आपके पास यहाँ पर एक प्री टैग होगा जिस पे लिखा होगा वेलकम टू योर। आप कुछ भी यहाँ पे डाल डाल सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ अलग ही डालना है, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो जो 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 भी आपके यहाँ पे व्यू को सूट कर रहा है। एंड मैनेज योर अकाउंट इंफॉर्मेशन, मैंने बस यहाँ पे ये डाला। इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट नहीं है, यहाँ पर ये आपका लॉग आउट वाला बटन है, और यहाँ पे आपका ऑन लॉगिन नहीं है, यहाँ पर ये आपका ऑन लॉग आउट है। दूसरी चीज, ये ब्लू कलर में अच्छा नहीं लगेगा लॉग आउट बटन, तो इसको यहाँ पे रेड कलर कर देते हैं। और अगर आपको मैं यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको जाना है प्रोफाइल पर, एंड ये कुछ यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। थोड़ा सा मेरे को मार्जिन बॉटम चाहिए यार, MB4 तो यहाँ पे लगा हुआ है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एम्प्टी रख लेते हैं, एम्प्टी, और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज 4, तो इससे होना चाहिए। हाँ, काफ़ी सही है। हाँ, यहाँ से काम करते हैं, प्रोफाइल पेज नहीं है ये आपका, यहाँ पे होम पेज है, तो यहाँ पे होम पेज लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फ्रंट एंड है वो यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इस वीडियो में बस इतने रखते हैं। यहाँ पर हमने 3 पेज बनाए हैं, आपके यहाँ पे हमने लॉगिन पेज बनाया है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज में अगर आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको रजिस्टर पे जाना है। तो यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर आ जाओगे, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, वापस आ जाओगे, बिल्कुल सही चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना बैकएंड को सेटअप करेंगे, हम API इंटीग्रेशन देखेंगे, हम डेटाबेस इंटीग्रेशन देखेंगे, हम सारे डेटा को डेटाबेस में सेव कराएंगे। लेकिन वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, एंड स्क्रीन में, कमेंट सेक्शन में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।